सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आनुवांशिकता जो चैप्टर चल रहा है उसमें इससे पिछली क्लास में हमने मेंडल के नियमों को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं पर बात की है। तो उन परिभाषाएं अभी एक दो ही पढ़ी है, मैं दोबारा से उनको बता दूंगा ताकि कोई छूटेगी नहीं। बहुत सारी 18-20 परिभाषाएं होंगी। देखो एक एक चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है जीन। परिभाषा जीन की होती है कि ऐसे कारक या साधन जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, जीन कहलाते हैं। ऐसे साधन, ऐसा माध्यम, ऐसे कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माता पिता से अपनी संतानों में ले जाने का काम करते हैं, वे जीन कहलाते हैं। और जीन मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और एक और बात ध्यान रहे कि जीनों की जो संख्या है वो अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है कि भाई जीन इतने होते हैं। जैसे गुणसूत्र की संख्या तो फिक्स है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, परंतु जीनों की संख्या फिक्स नहीं होती है। जो गुणसूत्र होते हैं उस पर रैखिक क्रम में इस तरह से रेखाओं के रूप में ये जीन स्थित होते हैं। अगला जो दूसरी परिभाषा है वो है लिंग और अलिंग गुणसूत्र। लिंग और अलिंग गुणसूत्र भी मैंने बता दिया था कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े जिससे हम कह सकते हैं। इनमें क्या होता है कि 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में एक समान होते हैं। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, मतलब मेल है या फीमेल है, लेडीज है जेंट्स है, उसमें दोनों में एक जैसे होते हैं 44। ऐसे गुणसूत्रों को हम अलिंग गुणसूत्र या अलिंग सूत्र कहते हैं। तथा दो गुणसूत्र या एक जोड़ा ऐसा होता है जो जीव में लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात नर और मादा का निर्माण इस एक जोड़े पे डिपेंड करता है। तो इसे हमने लिंग गुणसूत्र नाम दिया है, लिंग और अलिंग गुणसूत्र, ये परिभाषा है। देखो स्त्रियों में हम लिखते हैं 44 प्लस XX, जो अगला जोड़ा है 44 तो समान है, और एक जोड़ा XX स्त्रियों में होता है, और 44 प्लस XY ये पुरुषों में होता है। तो 44 गुणसूत्र स्त्रियों या पुरुषों समान होते हैं जो अलिंग गुणसूत्र है, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र है, स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY के रूप में होता है। ये दूसरी परिभाषा थी। तीसरी मैंने आपको बताया जन्मजात और अजन्मजात विशेषक। तो विशेषक का मतलब है ऐसे लक्षण, ऐसी विशेषताएं जो किसी जीव की पहचान बन जाए, वो कहलाते हैं विशेषक या विशेषता। जन्मजात विशेषक से मतलब है ऐसे लक्षण जो जीव को, संतान को जन्म से अपने माता पिता से प्राप्त होते हो, ऐसे लक्षण कहलाएंगे जन्मजात। जन्म से प्राप्त होने वाले लक्षण जन्मजात लक्षण कहलाते हैं। जैसे किसी की नीली भूरी आंखें, घुंघराले बाल, त्वचा का रंग, ये संतान अपने माता पिता से प्राप्त करती है, इसलिए इसे जन्मजात लक्षण कहेंगे। और अजन्मजात लक्षण या विशेषक ऐसे लक्षण, ऐसी विशेषताएं जो जीव किसी बीमारी के कारण या फिर किसी पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण या किसी दुर्घटना के कारण प्राप्त करता है, उसे हम कहेंगे अजन्मजात विशेषक। जैसे किसी दुर्घटना में व्यक्ति का हाथ या पैर का टूट जाना, उसकी पहचान बन चुका है, उसका लक्षण बन चुका है कि कोई व्यक्ति जो विकलांग है, जिसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, पहचान तो है उसकी, परंतु ये उसने जेनेटिक रूप से प्राप्त नहीं किए है, किसी दुर्घटना के कारण प्राप्त किए है। तो ऐसे लक्षण को हम कहेंगे अजन्मजात लक्षण। ये तो ही जन्मजात और अजन्मजात की बात। यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जन्मजात विशेषक हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। मतलब जो लक्षण हमने हमारे माता पिता से प्राप्त किए हैं
वे फिर हमारी संतानों में, फिर उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होते जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जन्मजात जो लक्षण है आनुवांशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जबकि जो अजन्मजात लक्षण हैं या विशेषक हैं वो केवल व्यक्ति तक सीमित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई दुर्घटना में पैर टूटा तो उसको संतानें जो होंगी वो विकलांग या पैर टूटने वाली नहीं, ठीक है। किसी बीमारी के कारण सिर के बाल उड़ जाते हैं व्यक्ति के, अब ये विशेषक उसका लक्षण आनुवांशिक नहीं है, उसकी संतानों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको वो गंजा जो हुआ है, उसकी जो बाल उड़े हैं वो बीमारी के कारण उड़े हैं। तो अजन्मजात लक्षण आनुवांशिक नहीं होते हैं, जबकि जन्मजात लक्षण आनुवांशिक होते हैं। अगली परिभाषा देखो, लक्षण तथा जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखो, ऐसे लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, किसी भी जीव के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण लक्षण प्रारूप कहलाते हैं, और जीन प्रारूप जो जीनों के आधार पर डिपेंड होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ठीक है। जीन प्रारूप लक्षण जीनों के ऊपर डिपेंड करेंगे और जीन से कंट्रोल होंगे। लक्षण प्रारूप जो बाहर से प्राप्त होते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात हम कहते हैं, जो बाहरी लक्षणों को देख के हम अनुपात लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में किसी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और हम उनमें से छांटते हैं बाहर से देखने के आधार पर कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हम कहेंगे जैसे इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं, तो ये बाहरी लक्षण हुआ है। जेनेटिक रूप, अंदर से जीन किसके कैसे जीन है वो जेनेटिक संरचनाएं कहलाती है, तो जीन प्रारूप उसे कहेंगे। इसके बाद देखो अगली परिभाषा, समयुग्मजी शब्द है, समयुग्मजी। इसके पहले एक शब्द देखो, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी का मतलब है कि हमारे अंदर, जीवों के अंदर किसी भी एक लक्षण का कंट्रोल 2 जीनों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में या किसी भी जीव में एक लक्षण का नियंत्रण 2 जीन करते हैं और उन दोनों जीनों को युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, किसी विकल्प का जोड़ा कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। अब हमने इस युग्म विकल्पी को 2 भागों में बांट दिया है। अगली परिभाषा है समयुग्मजी और एक होता है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब यदि उस लक्षण को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन समान प्रकार के हो तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो उसने जब लंबापन पौधे का लिया तो लंबाई को प्रेरित करने वाले दोनों जीन समान है। भाई एक लक्षण को प्रेरित करने वाले 2 जीन होंगे और दोनों एक जैसे हो तो उसे समयुग्मजी या हम बोलते हैं शुद्ध रूप से लंबाई से कह सकते हैं समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा। और विषमयुग्मजी का मतलब होगा कि किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले यदि दोनों जीन अलग अलग प्रकार के हों, जैसे लंबाई को नियंत्रित करने वाला एक जीन कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो इसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी कि दोनों अलग अलग हैं, और इसे हम अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध रूप से लंबा। आई बात समझ में? मतलब 3 परिभाषाएं ये एक तरह से एक ही से जुड़ी हुई है। युग्म विकल्पी का मतलब है कि किसी भी जीव में अपने एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले 2 जीन होते हैं, उसे हम युग्म विकल्पी, युग्म मतलब जोड़ा, विकल्प किसी लक्षण का जोड़ा कहेंगे। अब अगर वो दोनों समान प्रकार के होते हैं तो समयुग्मजी मतलब शुद्ध कहेंगे, और दोनों असमान प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो विषमयुग्मजी या अशुद्ध कहेंगे। आई बात समझ में? अब ये जब हम मेंडल के चित्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, प्रयोग करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी जब इन शब्दों को आप समझ लेंगे। युग्म विकल्पी जोड़ा, समयुग्मजी अगर जोड़ा समान है समयुग्मजी, विषमयुग्मजी अगर जोड़ा अलग अलग है। अगली परिभाषा देखो, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण।
फिर दो परिभाषाएं एक साथ हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी। अब देखो मेंडल ने किसे प्रभावी और किसे अप्रभावी कहा है। ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में, मतलब दो पौधों को, दो फसलों को पहली बार उगाने पर प्राप्त होते हैं, पहली पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो लक्षण कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले। और अप्रभावी लक्षण होते हैं ऐसे लक्षण जो प्रथम संतति पीढ़ी, पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाते, दबे हुए होते हैं। ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा जटिल नहीं है। प्रभावी पहली पीढ़ी में, मतलब दो पौधों में क्रॉस या संकरण करा के और जब पहली बार उसे उगाते हैं तो जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, और जो प्राप्त नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। अगली परिभाषा देखो, प्रथम संतति पीढ़ी। प्रथम संतति पीढ़ी का मतलब है कि जब दो शुद्ध गुणों वाले, मतलब अलग अलग गुणों वाले जनकों के बीच, जनक माने माता पिता के बीच संकरण करवा के और पहली बार हम पौधा प्राप्त करते हैं, तो उस पहली बार प्राप्त होने वाले पीढ़ी को हम पौधे को प्रथम संतति पीढ़ी, पहली संतति पीढ़ी के नाम से जानते हैं। और प्रथम संतति पीढ़ी को F1 से हम लिखते हैं, F1। दूसरा होता है द्वितीय संतति पीढ़ी। द्वितीय संतति पीढ़ी होगी कि जब दो शुद्ध गुणों वाले पौधों को उगाकर और उनसे दूसरी पीढ़ी प्राप्त की जाती है। जैसे पहली तो F1 और उनसे दूसरी पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो उसे द्वितीय संतति पीढ़ी कहते हैं, और द्वितीय संतति पीढ़ी को F2 से लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम संतति पीढ़ी F1, द्वितीय संतति पीढ़ी F2। आगे अगर इसको फिर उगाएंगे और तीसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो तृतीय संतति पीढ़ी होगी। परंतु मेंडल ने जो अपने प्रयोगों में काम में ली है, या तो प्रथम या फिर द्वितीय संतति पीढ़ी का ही उसने उपयोग किया है। आई बात समझ में? तो प्रथम और द्वितीय संतति पीढ़ी। अब देखो एक और परिभाषा है, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण इसके पहले आप देखो कि संकरण क्या है। संकरण का मतलब है क्रॉस करवाना, दो अलग अलग पौधों को, जीवों के गुणों को आपस में मिलाना, क्रॉस करवाना संकरण कहलाता है। अब एक संकर संकरण का मतलब है कि जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे एक संकर संकरण। एक लक्षण की वंशानुगति के अध्ययन को एक संकर संकरण कहा जाता है। जैसे एक लक्षण कोई भी के होते तो सैकड़ों लक्षण हैं। मेंडल ने जब मटर के पौधे का अध्ययन किया, प्रयोग किया, तो उसने 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखे, मतलब एक दूसरे से विपरीत लक्षण वाले पौधे प्राप्त किए, और इनमें से 7 लक्षणों पर, 34 प्राप्त किए, 7 लक्षणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए। तो टोटल जो 34 लक्षण मेंडल ने अपने पौधे में, मटर के पौधे में प्राप्त किए थे, उनमें से 7 पर उसने प्रयोग किए और फिर प्रमाणित किए अपने प्रयोगों को। तो एक संकर का मतलब है, एक संकर संकरण का, कि एक लक्षण को लेकर जब उसका उसने विस्तार से अध्ययन किया तो एक संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण दूसरी परिभाषा है, द्विसंकर संकरण। इसमें उसने लिया है कि एक साथ जब दो लक्षण, जैसे हमने ले लिया कि एक बीज है, बीज का रंग और बीज चौल जो कवर है उसका रंग, एक तो बीज का आकार और एक रंग, तो दो अलग अलग लक्षण हुए ना, कि आकार तो हमने कह दिया गोलाकार बीज, और रंग उसका कि पीले रंग का बीज या हरे रंग का बीज। तो दो लक्षणों का जब उसने अध्ययन किया तो उसे हमने नाम दिया द्विसंकर संकरण प्रयोग।
मेंडल ने अपने जीवन में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण ही प्रयोग किए। आगे अगर तीन आगे परिभाषाएं और है त्रिसंकर संकरण, तो इसका मतलब हो गया कि जब तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। किसी पौधे में, किसी जीव में तीन लक्षणों की वंशानुगति का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार बहुसंकर संकरण, अब जैसे चार है तो चतुर्थ पंचम ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु हमने नाम दिया बहुसंकर संकरण, मतलब जब बहुत सारे लक्षणों पर एक साथ काम किया जाए। हमने रंग भी ले लिया, आकार भी ले लिया, पत्ती का रंग ले लिया, पत्ती की संरचना ले ली, बनावट ले ली, बहुत सारे लक्षणों पर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे हमने नाम दिया है बहुसंकर संकरण। परंतु मैं फिर भी आपको बता दूं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए या तो एक संकर संकरण थे या द्विसंकर संकरण, मतलब या तो उसने एक लक्षण को मूल लक्षण लेकर उस पर काम किया या फिर दो लक्षणों को लेकर उस पर काम किया है। तो इस तरह से ये प्रमुख परिभाषाएं, कम से कम 17-18 परिभाषाएं हो चुकी है एक लाइन की, लगभग एक लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, बाकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन शब्दों को हम जब प्रयोग करेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो काम में आएंगे। जैसे हम कहेंगे कि मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग से, तो आपको एक संकर संकरण का पता होना चाहिए कि भाई मतलब मेंडल ने जब एक लक्षण लेकर काम किया तो ऐसे प्रयोग को एक संकर संकरण किया। द्विसंकर संकरण मतलब मेंडल ने जब दो लक्षणों को लेकर काम किया। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषाएं थी। अब एक चीज़ और देखो आप कि मेंडल ने 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया और उनमें से केवल 7 लक्षण ऐसे पसंद किए, ऐसे चुने जिस पर उसने अध्ययन किया और अपने प्रयोग किए। 7 लक्षणों पर उसने अलग अलग भी काम किया और एक बार में 2 लक्षणों को लेकर भी काम किया। तो एक संकर संकरण प्रयोग भी किए और द्विसंकर संकरण प्रयोग भी उसने इस पर किए हैं। अब देखो एक चीज, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया। पौधा कौन सा चुना? मटर। आप देखते हैं प्रकृति में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, परंतु मटर का पौधा मेंडल ने चुनाव किया है अपने प्रयोग के लिए। तो कुछ ना कुछ तो इसकी वजह होगी, कोई तो कारण होगा कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। तो इसके कुछ कारण हैं। मेंडल ने मटर का पौधा जो चुना है उसका इम्पोर्टेंट कारण ये है कि एक तो इसके जो पुष्प है वो थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, अर्थात बड़े आकार के होने का लाभ ये मिला उसे कि उसमें स्वपरागन या परपरागन की जो क्रियाएं वो करवा रहा है, परागन की क्रियाएं वो सरलता से करवा पा रहा है। तो पुष्प बड़े आकार के। दूसरा, मटर का जो जीवन काल है वो छोटा होता है, मतलब एक वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों को उगाया जा सकता है। तो अध्ययन करने के लिए एक तो हम ऐसा पौधा उगाएं कि उसकी एक पीढ़ी उगने में ही 2 साल लग जाए, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो दूसरा जो वो है, मेंडल ने मटर को चुनने का जो प्रमुख कारण है कि इसका जो पौधा है वो कम समय में परिपक्व या विकसित हो जाता है। अर्थात सीधी सी बात यह है कि एक वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों को उगाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर मेंडल ने मटर को ही चुना, वरना सैकड़ों हैं। और मेंडल के पहले कई सारे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने अन्य पौधों पर, अन्य जीवों पर आनुवंशिकता से संबंधित नियमों को या जानकारियों को ग्रहण करने का अध्ययन किया था, परंतु वो फेल हुए। फेल होने का कारण ये था कि उन्होंने जिस पर अध्ययन किया है, जिस पर वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, वो वहीं पर फेल हो गए थे। जैसे किसी की असफल होने का कुछ कारण ये भी रहा कि उनकी कुछ वैज्ञानिकों की गणितीय पृष्ठभूमि बेकार थी, अर्थात जो लेखा जोखा था ना, कितने प्रतिशत जा रहा है, अगली पीढ़ी में कितने प्रतिशत चेंज हो रहा है, वो लेखा जोखा सही नहीं रख पाए, इसलिए फेल हुए। नाइट और घोष नाम के वैज्ञानिक भी हुए हैं जिसने मेंडल से पहले मटर पर या आनुवंशिकता के प्रयोगों को करने का काम किया। जो मटर इसने ली है उस मटर को हमने उद्यान मटर कहा है, और उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम होता है। ये 1 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
मेंडल ने जिस मटर का चुनाव किया है या मटर का बॉटेनिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम मटर को कहा जाता है। उद्यान मटर इसे हम कह सकते हैं, जिसका उपयोग मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किया है। ठीक है, तो मेंडल से संबंधित शब्दावली सारी लगभग आ चुकी है। एक दो परिभाषाएं यदि और होंगी मैं देख लूँगा तो वो आपको बता के, और फिर उसके जो प्रयोग हैं मेंडल के प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग, ये अगले वीडियो में।